हमारे स्क्रीन पे डॉक्टर मृगांक जी, डॉक्टर डी कुमार, डॉक्टर भास्कर दत्त, डॉक्टर अनुपमा कौशिक दिख रही हैं। 4 लोग हो गए हम लोग जी। नमस्ते। दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कुछ। क्या चीज? आवाज नहीं क्लियर हो रहा है कि हम दिख नहीं रहे हैं? आप भी ये सब एक लोग दिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, आपका वीडियो बंद है मैडम, आपका वीडियो बंद है। मेरा बंद होगा वो। हाँ, आपका वीडियो बंद है। हाँ, ऑडियो दिख, चलिए ठीक है। ऑडियो है, वीडियो ऑन करिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, करिए करिए। हाँ, आज हम लोग जो है केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन के संबंध में चर्चा करेंगे। 6 ऑब्जर्वेशन तक करेंगे जी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी हम लोग डिस्कस करें वो उसका कंसेप्ट क्लियर हो। 12 भी आज किया जा सकता है, लेकिन वो कम समय में बहुत ज्यादा उसको विस्तार से नहीं समझा जा सकता है। नहीं, एकदम स्लोली हो, इसलिए मैं सॉलिड चाहता हूं कि आज 6 ऑब्जर्वेशन तक किया जाए और नेक्स्ट टाइम फिर 7 to 12 तक किया जाएगा। इस केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन के पूर्व यह आवश्यक है कि हम समझ लें कि होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या है। होम्योपैथिक एग्रावेशन जो है का मतलब होता है इंटेंसिफिकेशन ऑफ द existing symptom of the patient is known as aggravation। अब एग्रावेशन एक ऐसा शब्द है जो होम्योपैथ के लिए तो बड़ा शुभ सूचक माना जाता है, परंतु पेशेंट के बीच में ये एक भयावह स्थिति पैदा हुई है। अक्सर होम्योपैथ के पास जब कोई पेशेंट आता है ये क्वेश्चन करने लगता है कि डॉक्टर साहब हमारा रोग बढ़ेगा तो नहीं, ऐसा वो प्रश्न चिन्ह लगा देता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर या चिकित्सक के ऊपर। तो इसको हमें अच्छी तरह से समझना है और इस प्रश्न को हमें बड़े चतुराई से, बड़े ही स्किलफुली पेशेंट को बताना है ये जो कुछ भी होगा ये आपके भले के लिए होगा, आप चिंता ना करें। ऐसे में एग्रावेशन जो है 3 प्रकार का होता है। होम्योपैथिक एग्रावेशन, मेडिसिनल एग्रावेशन, डिजीज एग्रावेशन। होम्योपैथिक एग्रावेशन is quick, short and strong intensification of the symptom of the patient। यानी अगर होम्योपैथिक एग्रावेशन है तो उसमें क्षणिक तीक्ष्ण तीव्रता आएगी उसके लक्षणों में, और बाकी ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो सब्जेक्टिव सिम्टम जो होंगे, मेंटल सिम्टम जो होंगे, उसमें रोगी अपने को अच्छा महसूस करेगा, परंतु ऑब्जेक्टिव सिम्टम बढ़े हुए हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करें कि एक रोगी है, उसको 101 बुखार है, उसको नौजिया है, उसको बेचैनी है, उसको घबराहट है, उसको बॉडी एक है और उसे लूज मोशन हो रहा है। ऐसा केस आपके पास, हमारे पास आता है, हम उसको वेल सिलेक्टेड मेडिसिन देते हैं। तो क्या होता है कि पेशेंट आता है, कहता है कि, या आप ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ऐसा लगता है कि रोगी कहता है डॉक्टर साहब हमको आराम तो है। आराम होने के बावजूद भी रोगी को जब आप टेम्परेचर देखते हैं तो उसको 101 नहीं बल्कि 102 भी हो सकता है। डायरिया के बारे में पूछते हैं, जिस समय रोगी आया था उसको 2 बार हुआ था, और जब दोबारा आया वो आपने पूछा तो कहा कि हमें 3-4 बार हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि रोगी का ऑब्जेक्टिव सिम्टम तो बढ़ा हुआ हो सकता है, परंतु उसको घबराहट, उसको बेचैनी
और बॉडी एक जो है उसमें उसको आराम मिलेगा, तो हम एकदम समझ जाएंगे कि ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है। होम्योपैथिक एग्रावेशन की कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे एग्रावेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिम्टम, जो उसके सिम्टम हैं ऑलरेडी, जिसके लिए रोगी आया हुआ है, उसी में बढ़ोतरी होगी। ये सिम्टम जो होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ मेडिसिनल फोर्स अगेंस्ट वाइटल फोर्स। इसमें जो वृद्धि होती है एक निश्चित सीमा तक होती है। जैसे हम एक्यूट केस में रोगी जो होता है वो कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक उसमें एग्रावेशन हो सकता है, और क्रॉनिक केस में ये एग्रावेशन, होम्योपैथिक एग्रावेशन जो है, ये कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक हो सकता है। इसे हमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे जो एग्रावेशन होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और बहुत ही तीक्ष्ण होता है। इसकी तीव्रता जो होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, तो इसे भी हमें आपको समझने की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि होम्योपैथिक एग्रावेशन में हमें ये ध्यान देना है कि डिजीज इटसेल्फ इज नॉट एग्रावेटेड, ओनली सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एग्रावेटेड। तो ये हमें इसकी विशेषताएं हुई। अब हमें कुछ यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते समय क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है होम्योपैथिक एग्रावेशन के समय, हमें बहुत से कंफ्यूजन होते हैं कि ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है कि नहीं है। जैसे एक रोगी आता है और उसे कहता है कि हमें तो एकदम आराम है, एकदम आराम है, यानी उसके जितने भी मेंटल सिम्टम्स हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं, यानी सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में आराम है। अब एक होम्योपैथ के लिए एक समस्या होती है कि इसका क्या मतलब है, बिना एग्रावेशन का तो कोई होम्योपैथिक क्योर होता नहीं है और इसमें एग्रावेशन है नहीं। इसका मतलब या तो ये केस, या तो दवा गलत दी गई होगी जिससे पैलिएशन हुआ है, कोई पैथोलॉजिकल चेंज हुआ होगा, ये कंफ्यूजन होता है। यानी एग्रावेशन जो हुआ, नो एग्रावेशन विदाउट, नो परसेप्टेबल एग्रावेशन विद एमुलरेशन ऑफ द सिम्टम, यानी रोगी को बिना एग्रावेशन परसेप्टेबल होते हुए आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको बड़ी बारीकी से देखना होगा कि ये होम्योपैथिक एग्रावेशन ही है, ये कोई और चीज नहीं है। हमारी दवा जो दी गई है वेल सेलेक्टेड दी गई है और एग्रावेशन हुआ भी होगा। इसमें आपको हमको कॉन्फिडेंट होना है कि हमने जो दवा दिया है वो 100% सिमिलम है, तो उसको होम्योपैथिक एग्रावेशन हुआ है, परंतु हमको वो दिख नहीं रहा है, रोगी महसूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एग्रावेशन इतना क्षणिक था। और इसका कारण ये है कि जो आपने पोटेंसी दी हुई है मेडिसिन रोगी को, वो एकदम एक्यूरेट और बहुत ही डिजीज, नेचुरल डिजीज फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है। इसलिए जो है इसमें आपका तीव्र एग्रावेशन इसमें नहीं हुआ, वायलेंट एग्रावेशन नहीं हुआ, और आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये हमारी दवा कहीं गलत तो नहीं है, कहीं ये पैथोलॉजिकल केस तो नहीं है जो कि पैलिएशन हो गया है। पैलिएशन हो जाएगा तो उसमें तो होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा नहीं, उसमें तो आराम ही आराम मिलेगा पैलिएशन में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि इसमें जो एग्जिस्टिंग सिम्टम है वही इसमें बढ़ता है। अब एक केस ऐसे भी आते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का केस है, वो अपने रोग के ठीक होने के प्रति बड़ा ही आशावान होता है, स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस का रोगी ऑप्टिमिस्टिक होता है। वो जब भी उससे पूछेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो रोगी, ट्यूबरकुलोसिस का रोगी ये कहेगा कि हमें आराम मिल रहा है,
क्योंकि वह ऑप्टिमिस्टिक होता है, वह ठीक होने के प्रति बड़ा ही आशावान होता है। अब यहाँ पर भी हमारे लिए, आपके लिए एक समस्या है। हमने मेडिसिन तो दिया हुआ है, अच्छा मेडिसिन, वेल सेलेक्टेड दिया हुआ है, लेकिन उसकी तकलीफ बढ़ी हुई भी है, उसे खांसी भी बढ़ी हुई है, उसको भूख भी नहीं लग रही है, उसको पसीना भी हो रहा है, उसको कमजोरी भी है, फिर भी रोगी कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस का कि हमें आराम है। यहाँ पर भी हमें कंफ्यूजन होता है कि होम्योपैथिक एग्रावेशन से, इस केस से हमें कंफ्यूजन होता है। इस प्रकार से हमें बहुत सी सावधानियां करनी पड़ती है। एक रोगी आता है जो उसको आराम रहता है, परंतु वो कहता है कि हमें तो आराम ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने उसके केस टेकिंग में 10 सिम्टम आपने नोट किए, उसको 9 सिम्टम आराम है, 1 सिम्टम नहीं है, फिर भी वो कहता है कि हमें आराम नहीं है। तो अब कैसे असेसमेंट करेंगे आप? हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे में जो आपने केस टेकिंग किया हुआ है, उसमें से एक एक पॉइंट उससे पूछिए रोगी से कि आपको पहले भूख नहीं लगती थी, अब कैसा है? कहेगा, रोगी कहेगा हमें तो आराम है डॉक्टर साहब, अब तो भूख लगने लगी है। आपको प्यास बहुत लगती थी, आप पूछिए कि प्यास अब कैसी लग रही है? डॉक्टर साहब तो हमें नॉर्मल है। जब आप पूछेंगे कि ये दर्द भी होता था आपको पेट में, कहेगा हाँ डॉक्टर साहब दर्द तो होता था। कैसा है, पहले जैसा है या अब कैसा है? वो कहेगा हमें आराम है। यानी इस तरह के भी रोगी आपके पास आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं और स्वयं भी कंफ्यूज होते हैं। तो हमें ऐसे केसेस में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एग्रावेशन होता है वो सप्रेस्ड सिम्टम का होने लगता है। ऑलरेडी रोगी में सप्रेस्ड सिम्टम हैं और हमने वेल सेलेक्टेड मेडिसिन दिया और वो उभर कर आ गए। अब हम भी ये समझने लगते हैं ये कौन सा मतलब समस्या उत्पन्न हो गई। रोगी के लिए तो समस्या आई है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बीमारी से ग्रसित था, अपने लक्षणों से पीड़ित था, और उसको पहले से जो रोग दब गया था, सप्रेस हो गया था, वो भी उभर के आ गया। अब ऐसे में हमको 2 स्थितियां होती हैं। एक तो ये है कि अगर बहुत वायलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है, तो हमें जो है यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए कि हमें दवा को रिपीट नहीं करना है, बल्कि इस बात का इंतज़ार करना चाहिए कि सप्रेस जो सिम्टम उभर कर आए हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो इस प्रकार से, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि रोगी का वाइटल फोर्स एग्जॉस्टेड है, आपने निश्चित ही आपने वेल सेलेक्टेड मेडिसिन दिया है, परंतु गलती से आपने उसको बार बार रिपीट कर दिया है। तो एक स्थिति ये आ सकती है कि रोगी का जो सप्रेस्ड सिम्टम्स हैं वो उभर आए और इतने तीव्र गति से उसको, रोगी को पीड़ित करे और इतना वायलेंट हो कि रोगी का जीवन संकट में भी पड़ सकता है। ये हमको आपको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। और ऐसे समय में चाहे आप जितना भी वेल सेलेक्टेड मेडिसिन दिए हैं, आपको उसे एंटीडोट करना ही चाहिए। आप एंटीडोट करके उसको फिर से रीकेस चेकिंग करिए और उसको इस हिसाब से दवा दीजिए, इस हिसाब की पोटेंसी दीजिए और औषध दीजिए, जिससे कि दोबारा रोगी अपने सप्रेस्ड सिम्टम से पीड़ित ना हो। इस तरह से हमने देखा कि होम्योपैथिक एग्रावेशन जो है हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, रोगी के लिए कभी कभी दुखदाई हो जाता है, परंतु हमें आपको ये समझने की आवश्यकता है। अब होता है एक मेडिसिनल एग्रावेशन। मेडिसिनल एग्रावेशन का मतलब ये हुआ कि हमने जो दवा दिया वो इन एप्रोप्रिएट है
यानी एप्रोप्रिएट मेडिसिन नहीं दिया, करेक्ट मेडिसिन नहीं दिया, सिमिलम मेडिसिन नहीं दिया हमने, और मेडिसिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी मेडिसिन वेल सेलेक्टेड है, और रोगी के सिम्टम यानी संकट बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि रोगी ऑलरेडी तो बीमार है ही है, ऑलरेडी उसके तमाम लक्षण है ही हैं जो कष्ट दे रहे हैं रोगी को, और ये मेडिसिन जो आपने गलत दिया है उसके भी सिम्टम उभर कर वो आ जाते हैं, जो कि रोगी के लिए एक परेशानी का सबब हो जाता है। यानी मेडिसिन हम जब गलत देते हैं और उसका रिपीटिशन ज्यादा हो जाता है तो मेडिसिनल एग्रावेशन हो जाता है। नेक्स्ट होता है डिजीज एग्रावेशन। डिजीज एग्रावेशन में हम जो औषध देते हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं होता है। यानी एप्रोप्रिएट का मतलब मेडिसिन सपोज करिए कि अगर सही भी है मान लीजिए, तो उसकी पोटेंसी इतनी निम्न पोटेंसी होती है उसकी, वो एक्शन ही नहीं करती है, नेचुरल डिजीज फोर्स के अगेंस्ट वो एक्शन नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम समझ रहे हैं कि दवाई हमारी एकदम सही है, लेकिन नेचुरल डिजीज जो फोर्स है, जो नेचुरल डिजीज है, वो तो अपने गति से वो चल ही रहा है, वो चलता है और आगे बढ़ता ही जाएगा, और रोगी का कष्ट जी भी बढ़ता ही जाएगा, उसको किसी प्रकार से भी आराम नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि होम्योपैथिक एग्रावेशन, मेडिसिनल एग्रावेशन और डिजीज एग्रावेशन, इसको बहुत ही बारीकी से हमें आपको समझने की आवश्यकता है। अब आते हैं हम केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन के ऊपर। केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन, पहला केंट ने देखा कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में करते समय हमें बहुत सावधानी बरतते हुए और दी हुई औषध का ने क्या चेंज किया है, उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसके अनुसार हमें क्या करना है सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में। इसलिए उन्होंने बड़ा ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने 12 ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपने बुक में उसका जिक्र है, जिसमें से पहला है प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, यानी रोगी को दवा जो दी गई वो उससे रोगी के लक्षण काफी अवधि तक बढ़े हुए मिले और अंत में रोगी का की हालत जो है वो खराब हो गई। ऐसे में क्या हो सकता है कि रोगी को हमने जो दवा दिया, वेल सेलेक्टेड मान लीजिए दिया हमने, या इनकरेक्ट दवा दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि रोगी को एग्रावेशन तो होगा, और इसलिए होगा कि हो सकता है कि उसको पैथोलॉजिकल चेंज हो और आपने उसको हाई पोटेंसी की दवा दे दिया है, जिससे कि उसको प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन हो रहा है। ऐसे में हमको ये समझना होगा, प्रिस्क्राइब करने के पहले ही हमें समझना चाहिए था कि ये केस जो है ट्रू होम्योपैथिक केस नहीं है, ट्रू क्यूरेबल केस नहीं है, बल्कि ये पैथोलॉजिकल केस है। इसमें रोगी में क्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेज आ गए हैं, इसलिए ये प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन विद डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट हो रहा है, यानी रोगी में लंबे अवधि तक एग्रावेशन हो रहा है और उसकी स्थिति अंत में खराब हो जा रही है। तो हमें ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है होम्योपैथिक केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन का पहला ऑब्जर्वेशन, प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। सेकेंड, इसमें करना क्या चाहिए? इसमें करना ये चाहिए, आपके पास पुनः रोगी आएगा तो आपको क्या करना होगा कि
उसे लो पोटेंसी की दवा देनी होगी। लो पोटेंसी का मतलब 30 या बिलो 30 देनी चाहिए उसको, जिससे वो पैलिएट हो सके। उसको पैलिएशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो उसके अंदर ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं। अब नेक्स्ट है लॉन्ग एग्रावेशन with final and slow amelioration. यदि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। बीच में हो सकता है 40 मिनट हो जाए तो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो हमने देखा कि दूसरा जो है ये लॉन्ग एग्रावेशन विद स्लो इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, विद फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। ऐसे केस में भी लगभग ये होता है कि इसमें जीवनी शक्ति जो है रोगी का एग्जॉस्टेड है, परंतु पहले वाले रोगी यानी इसके पहले जो हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखा जिसमें कि प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट हुआ था, उसमें रोगी का वाइटल फोर्स काफी एग्जॉस्ट हो गया था। परंतु इस दूसरे केस में, दूसरे ऑब्जर्वेशन में जो है रोगी का वाइटल फोर्स इतना एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, पहले की अपेक्षा ठीक है, परंतु स्लो इम्प्रूवमेंट इसलिए हो रहा है कि ये केस है बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर लाइन पे केस है, यानी ये केस ठीक हो सकता है, यानी ये केस जो है ठीक हो सकता है यदि ये इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं तो हमको इसमें भी आपको लो पोटेंसी देनी पड़ेगी। और यदि आपने करेक्ट मेडिसिन दिया हुआ है तो आपको जो है उसमें आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रोगी का जो है एग्जॉस्ट हो चुका है वाइटल फोर्स। थर्ड जो है इसमें aggravation is quick, short and strong along with rapid improvement of the patient. थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो aggravation is strong, rapid and quick with rapid improvement of the patient. अगर वास्तव में देखा जाए तो यही जो है होम्योपैथिक एग्रावेशन है। ये जो है यानी एग्रावेशन इज क्विक, स्ट्रॉन्ग, शार्ट विद रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। इसका मतलब होम्योपैथिक एग्रावेशन में भी हमने देखा पहले कि यही चीज होती है। उसमें भी होम्योपैथिक एग्रावेशन में क्विक, शार्ट और स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन होता है, और इसके बावजूद भी रोगी आता है तो क्या कहता है कि हमें आराम है। मेंटल लेवल पे अपने को एक बहुत आराम, मेंटली वो जो है वेल बीइंग फील करता है, अपने को आराम महसूस करता है, बशर्ते कि उसको ऑब्जेक्टिव सिम्टम बढ़े हुए होते हैं। तो ये जो हमारा जो है एक आइडियल ऑब्जर्वेशन है। ये जो प्रकरण है, ये केस है, आइडियल है, और यही एक तरह से इसको समझा जाना चाहिए। ये हमारा होम्योपैथिक एग्रावेशन है। फोर्थ है
कि amelioration without appreciable aggravation. Amelioration without appreciable aggravation यानी रोगी को एग्रावेशन तो हुआ परंतु हमें वो प्रतीत नहीं हो रहा है, हम उसे परसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इस बारे में भी पीछे भी हमने जिक्र किया था एग्रावेशन के पीरियड में, एग्रावेशन के संदर्भ में, कि ऐसे भी रोगी होते हैं जिनमें हम, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपका, ये जो है ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ। इसमें जो है हमने मेडिसिन जो दिया हुआ है रोगी को एकदम एप्रोप्रिएट पोटेंसी एंड एप्रोप्रिएट मेडिसिन दिया हुआ है। इस वजह से इसमें होम्योपैथिक एग्रावेशन, जैसा कि हम आप जानते हैं कि क्विक, शार्ट और स्ट्रांग होता है, वो न होकर बल्कि इतने माइल्ड नेचर में हुआ है एग्रावेशन, जिसे हम आप समझ नहीं पा रहे हैं और रोगी भी महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन बिना एग्रावेशन का कोई भी होम्योपैथिक क्योर नहीं हो सकता। ये हमको आपको दिमाग में रखना है कि विदाउट होम्योपैथिक एग्रावेशन कोई भी होम्योपैथिक क्योर नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें एग्रावेशन हुआ है परंतु रोगी के ठीक होने के पूर्व ही एग्रावेशन समाप्त हो गया है। रोगी के ठीक होने के पूर्व ही रोग जो है ये एग्रावेशन समाप्त हो चुका है। ये हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन हुआ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपने देखा, क्या था डॉक्टर भास्कर, बताएं जरा आप, फर्स्ट क्या था ऑब्जर्वेशन? होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं, फर्स्ट, हाँ, होम्योपैथिक एग्रावेशन, प्रोलॉन्ग्ड, हाँ प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन। जी नहीं, वो होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं था। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें जी। पहला कौन सा ऑब्जर्वेशन था? प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड हाँ। फाइनल डिक्लाइन ऑफ डिक्लाइन द पेशेंट। डिजीज पेशेंट। हाँ, और सेकंड क्या था? सेकंड मेडिसिनल नहीं, सेकंड क्या था? लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल Long. एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। जी, ऑफ द सिम्टम्स। लॉन्ग एग्रावेशन बट जी फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट, जी। यानी इसमें भी एग्रावेशन लॉन्ग हुआ लेकिन हाँ। अंत जी। में रोगी को आराम परंतु धीरे धीरे मिला। रोगी जी, को, लेकिन फर्स्ट में डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट था। हाँ, उसमें जो डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट था, उसकी स्थिति जी। रोगी की ठीक नहीं थी, क्योंकि उसमें लेकिन जो है काफी लंबे तक उसमें एग्रावेशन हुआ था और अंतोगत्वा जो है रोगी की जी। हालत खराब हो गई। लेकिन दूसरे में क्या है कि जी। प्रोलॉन्ग, इसमें लॉन्ग एग्रावेशन है एंड जी। फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। इसका जी। मतलब ये है कि इसमें जी वाइटल फोर्स जो है इसमें एग्जॉस्ट हुई है परंतु इतना जी। नहीं हुआ जितना पहले केस में हुआ है। पहले हाँ, फर्स्ट के observation में बराबर कम है। इसमें कम है, यानी केस जी। बॉर्डर लाइन पे है। यानी अगर जी। हम आप मेहनत करेंगे तो ये केस जी। क्योर हो ठीक हो सकता सकता है, ठीक हो जी। सकता है। थर्ड जी। जो है हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि एग्रावेशन इज क्विक, शार्ट, स्ट्रॉन्ग विद रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। जी। क्या है ये एग्रावेशन? जो हुआ क्विक हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ और जी, शार्ट हुआ विद रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। ये जो है ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है। ये समझने की जरूरत है। ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। होम्योपैथिक एग्रावेशन, मेडिसिनल एग्रावेशन, डिजीज एग्रावेशन, तो जो पढ़ चुके हैं वही जो है केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन का थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है, केंट्स ये होम्योपैथिक ऑब्जर्वेशन का एग्रावेशन। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है,
ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है। होम्योपैथिक एग्रावेशन में यही होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग, शार्ट और क्विक एग्रावेशन ऑफ द सिम्टम विद रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, हमारा कहाँ है? आ रहा है, हो गया। हो गया, एक बार देख। हाँ, हेलो, रिकॉर्डिंग आ गई। हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब दोबारा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे थर्ड केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन के बारे में। थर्ड केंट्स ऑब्जर्वेशन जो है, एग्रावेशन इज क्विक, शार्ट एंड स्ट्रॉन्ग with rapid improvement of the patient। जब रोगी को कोई चिकित्सक वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन देता है तो वह इसी प्रकार की एग्रावेशन की आशा करता है कि रोगी के अंदर एग्रावेशन जो हो वो क्विक, स्ट्रॉन्ग और शार्ट हो, थोड़े समय के लिए हो और इसमें रैपिड इम्प्रूवमेंट भी हो। और यही जो है जो थर्ड केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन है, ये वास्तव में ये आइडियल ऑब्जर्वेशन है और ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है। ऐसे में रोगी जो है मेंटली अपने को रिलीफ महसूस करेगा। उसके जितने मेंटल सिम्टम्स होंगे, जैसा कि आपको पहले भी हमने एक उदाहरण के माध्यम से डिस्कस किया था कि रोगी को मेंटल सिम्टम्स जो होंगे उसमें आराम मिलेगा और फिजिकल सिम्टम यानी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो होंगे उसमें उसकी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि हमने जो दवा दिया है वो वेल सेलेक्टेड है, इसमें कोई संदेह नहीं है और रोगी पूर्ण रूप से क्यूरेबल है और ठीक हो जाएगा। अब जो है थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है, एमेलोरेशन विदाउट एप्रिशिएबल एग्रावेशन। एमेलोरेशन विदाउट एप्रिशिएबल एग्रावेशन, सिंपली इसको समझ सकते हैं कि नो एग्रावेशन विद एमेलोरेशन ऑफ द पेशेंट, यानी नो एग्रावेशन विद एमेलोरेशन ऑफ द पेशेंट, यानी रोगी को जब हम वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देते हैं तो उसको एग्रावेशन के जो सिम्टम्स होते हैं समझ लीजिए वो नहीं होते हैं। रोगी के ऑब्जेक्टिव सिम्टम में कोई एग्रावेशन नहीं होता है और फिर भी रोगी अपने को मेंटल स्फीयर पे आराम मिलता है, नहीं मान दो आराम महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमने जो दवा दिया है रोगी को वो एकदम एप्रोप्रिएट ऑन सिमिलम बेसिस है और एक्यूरेट उसको पोटेंसी दी गई है, यानी नेचुरल डिजीज फोर्स से थोड़ा ही से ज्यादा दिया गया है, जिससे क्विक और शार्ट और स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मेरी दवा तो सही है, गलत नहीं है और हमें यहाँ पर इसको किसी पैथोलॉजिकल चेंजेस से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये पैथोलॉजिकल चेंज हो गया है इसलिए इसमें एग्रावेशन नहीं हो रहा है, बल्कि एग्रावेशन हुआ परंतु हमने उसको परसीव नहीं किया, रोगी उसको महसूस नहीं किया, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रोगी के ठीक होने के पहले ही एग्रावेशन समाप्त हो गया।
तो ऐसे केसेस में हमको बहुत सावधानी रखनी है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है शार्ट एम्युलरेशन फॉलोड बाय एग्रावेशन। शार्ट एग्रावेशन, शार्ट एम्युलरेशन फॉलोड बाय एग्रावेशन। शार्ट एम्युलरेशन यानी थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है रोगी को और उसके बाद उसमें उसके तकलीफों में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये है कि रोगी को दवा या तो सही नहीं दी गई, इनअप्रोप्रिएट दी गई यानी सही नहीं दी गई, या अगर सही दी गई तो वो एक्ट नहीं किया। एक्ट इसलिए नहीं किया कि रोगी में ग्रास पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, इसलिए वो ऐसा हुआ कि रोगी को थोड़े देर के लिए तो आराम मिला, परंतु उसके बाद रोगी में एग्रावेशन होने लगा। तो इस बात को भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट 6, टू शार्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। टू शार्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स इसलिए होता है, यानी रोगी को जब हम दवा देते हैं तो उसको दवा हमारी सही होने के बावजूद भी उसमें थोड़े देर के लिए ही आराम मिलता है। क्यों मिलता है? उसका कारण, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई हिंड्रेंस है, कोई ना कोई हर्डल है जो कि हमारे वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देने के बावजूद भी उसमें क्योर की प्रोसेस नहीं हो रही है। वो क्या हो सकता है? मियाजमेटिक बैकग्राउंड हो सकता है, या दवा लेने के बाद रोगी कोई ऐसी चीज का सेवन कर रहा है, जैसे हम लोग अक्सर मना करते हैं कि प्याज लहसुन कच्चा मत खाइएगा, या कोई महकने वाली चीज सेंट वगैरह का आप प्रयोग मत करिएगा। तो या तो रोगी कोई इस तरह की अवांछनीय चीज का प्रयोग कर रहा है जो कि मेडिसिन होम्योपैथिक लेने के दौरान नहीं करना चाहिए था, इसलिए हमारी औषध वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देने के बाद भी उसको थोड़े देर के लिए ही आराम मिला। और या तो कोई मियाजमेटिक बैकग्राउंड है, इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर रोगी आया है, आपको 100% सही है कि हमारी दवा 100% सही है, सिमिलम बेस पर है, तो आप क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पे आपको एंटी मियाजमेटिक कोई ड्रग, जिस बात को पिछली बार चर्चा किया गया था कि इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में हम कोई उसको एंटी मियाजमेटिक बल्कि एंटीसोरिक मेडिसिन हम दे सकते हैं उसको। ज़्यादातर हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई केस आया, उसको आराम मिला थोड़ी देर के लिए, फिर उसका एग्रावेशन हो गया, तो हम ये समझते हैं कि उसको कोई मियाजमेटिक बैकग्राउंड है। ऐसे में हम उसको एक खुराक उसको सल्फर दिया करते हैं हम लोग। तो सल्फर देने से क्या होता है कि केस और क्लियर हो जाता है, और जो क्योर की प्रोसेस है जो आपने वेल सिलेक्टेड मेडिसिन दिए हुए हैं, वो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ये एंटीसोरिक मेडिसिन जो होती है, ये एज ए कैटलिस्ट का काम करती है, समझ लीजिए। और यदि रोगी, मान लीजिए आपको लगता है कि कोई मियाजमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, तब आप क्या करेंगे कि आपको रोगी को मना करना पड़ेगा कि आप ये जो सेवन कर रहे हैं इसको आपको बंद करना पड़ेगा यदि आपको ठीक होना है तो। इस तरह से हमारा ये 5th ऑब्जर्वेशन हुआ, टू शार्ट रिलीफ ऑफ द पेशेंट। अब हमारा 6th है सेविंग। ये तो 6 था। 6 था ये 6 था। एक 7th के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 7th में जो है फुल टाइम एम्युलरेशन एट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट।
full time पढ़ाई कर observation रहे of हैं। the patient देखो अंकल पढ़ा रहे हैं। at no special relief of the patient. Full time amelioration of the symptom at no special relief of the patient. इसका क्या मतलब हुआ कि रोगी को उसको आराम तो मिला है, मैक्सिमम आराम मिला है, परंतु मेंटल लेवल पे उसको बहुत ज्यादा आराम नहीं मिला है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड है। अब हमको आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस तरह का हमको ज्ञान होना चाहिए कि इस तरह की स्थिति कब उत्पन्न होती है कि रोगी कहता है कि हमें आराम तो पूरा का पूरा लग रहा है, लेकिन कोई विशेष आराम नहीं है। इस तरह की भाषा प्रयोग करेगा, हमें आराम तो पूरा है लेकिन कोई विशेष इसका मतलब ये होता है कि ऐसे में कोई उसका वाइटल ऑर्गन या तो रोगी में एक ही किडनी है, या रोगी के लंग में एक लोब का एब्सेंट है, या तो लीवर का कोई लोब एब्सेंट है। इस तरह से जो है लंग का, या गाल ब्लैडर नहीं है, मतलब जेनेटिकली या जन्म से ही नहीं है समझ लीजिए, या उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। तो जहां पर फुल टाइम एम्बुलेशन हो और एट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट हो, यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें जरूर समझना पड़ेगा कि उस केस के बारे में। भाई देखिए, वास्तविकता ये है कि हम लोग जो पास्ट हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का केस टेकिंग में, उसमें पेशेंट बताता है कि हमारा ऑपरेशन हुआ था, एक किडनी निकाल दी गई थी, या हमारे लंग में प्रॉब्लम कैंसर था, लंग कैंसर, एक लोब हटा दिया गया था, या गाल ब्लैडर में स्टोन था, कैंसर हो गया था, गाल ब्लैडर निकाल दिया गया था। तो ये पास्ट हिस्ट्री में हमको ये पता भी होता है, परंतु हम मेडिसिन देकर बहुत ज़्यादा जहमत नहीं उठाते हैं कि हम उस रोगी का केस रिकॉर्ड देखें। लेकिन हमें देखना चाहिए, केस रिकॉर्ड देखना चाहिए और उसके अनुसार हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए ये केस किस प्रकार का है। मान लीजिए आपने नहीं देखा, नहीं दिमाग में लाए, तो आप वेल सिलेक्टेड मेडिसिन देने के बावजूद भी आप केस को स्पॉइल कर देंगे, जबकि आपके रिकॉर्ड में है कि वो रोगी का जो है कोई वाइटल ऑर्गन लास्ट हो गया है, वो नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने बंद कर दे। देखा कि 12 ऑब्जर्वेशन का 7th ऑब्जर्वेशन तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों से पिछली बार एक चर्चा किया था कि आप लोग किसी मेडिसिन पे आप लोग चर्चा, एक मेडिसिन पे कम से कम 10-10 सिम्टम आप लोग बताएं। मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर भास्कर दत्त से कहूँगा वे 10 सिम्टम किसी भी मेडिसिन के बताएं, जिससे हम लोगों का ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन होम्योपैथिक फिलॉसफी के साथ साथ मेट्रिया मेडिका का भी रिवीजन होता रहे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर भास्कर दत्त। हाँ जी सर, मैं एनाकार्डियम का बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कुछ हैं जी। हाँ, फर्स्ट पॉइंट है इम्पेयर्ड मेमोरी। अच्छा, हाँ, एनाकार्डियम में हाँ, इम्पेयर्ड मेमोरी। ठीक जी। अच्छा, नेक्स्ट। और दूसरा सिम्टम है सेंसेशन ऑफ प्लग इन वेरियस पार्ट्स। हाँ, इससे लगता है कुछ अटका हुआ है। सेंसेशन, हाँ, जैसे आईज में, रेक्टम में, ब्लैडर में, एंड आल्सो ऑफ ए बैंड फीलिंग ऑफ सेंसेशन ऑफ ए बैंड अराउंड वेस्ट और नेक। हाँ। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड है
eating relieves temporarily all the discomfort. मतलब जितनी भी तकलीफ है, अगर खाना खाता है तो उससे उसको आराम मिलता है। और हेलुसिनेशन है थिंग्स ही इज possessed of 2 persons or wills. उसको ऐसा सोचता है कि 2 पर्सन या 2 विल उसमें महसूस होता है। टेंडेंसी टू यूज वायोलेंट लैंग्वेज, उस पेशेंट की ऐसी टेंडेंसी होती है जो वायोलेंट लैंग्वेज यूज करता है। इम्पेयर्ड मेमोरी, मेमोरी उसकी इम्पेयर्ड है। नेक्स्ट है एब्सेंट माइंडेडनेस, और नेक्स्ट है वेरी इजिली ऑफेंडेड, और नेक्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल परवर्टेड। अच्छा, हाँ जी, मतलब कोई भी उसका जो स्मेल है तो ऐसा सेंसेशन होता है कि बहुत परवर्टेड थिंग है, विकृत, बहुत मतलब ऐसी उसको स्मेल आती है। और इम्पटी फीलिंग इन स्टमक। गुड, वेरी गुड जी। तो ये 10 सिम्टम्स अच्छा। इसके बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं डॉक्टर अनुपमा कौशिक से कहूँगा, डॉक्टर सुनील जी हैं और डॉक्टर आदर्श हैं, प्लीज आप भी कुछ इसी मेडिसिन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बारे में बताएं। एक सेकंड, ऑडियो में ऑडियो नहीं आ रहा। डॉक्टर आदर्श जी जी, हेलो, हाँ बताएं। आवाज आई? हाँ आवाज आई। आ गई आदर्श, बोलो। किसी भी मेडिसिन के बारे में कुछ सिम्टम बताएं आप, जी, कैरेक्टरिस्टिक एनाकार्डियम के, जी एनाकार्डियम के बारे में। हाँ जी, एनाकार्डियम का बहुत ऐसा सिम्टम बताता हूँ जो बिल्कुल बहुत सारे पेशेंट्स में हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं वो खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। कालीफास, सोराइनम और एनाकार्डियम, 3 मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें ये सिम्टम है कि वो खाना बहुत जल्दी खाते हैं और खाने को बिना चबाए पानी से निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखते हैं जो फटाफट खाना खाते हैं और बीच बीच में पानी पीते रहते हैं। ईट्स स्वैलो क्विकली, ड्रिंक्स हैस्टली, बहुत जल्दी जल्दी निकलता है और जल्दी पानी पी। रिस्पॉन्स होता है कि सडन चोकिंग ड्यूरिंग ईटिंग। इसके कारण अक्सर खाना खाते समय उसको चोकिंग होने लगती है। ये एक इसका पर्टिकुलर सिम्टम है एनाकार्डियम। प्लगिंग सेंसेशन इसकी कोर बोलते हैं, इसका कोर कि पूरी मेडिसिन में थ्रू आउट कहीं भी आप जाएंगे प्लगिंग सेंसेशन मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, किसी की तारीफ करते करते अचानक से चौक हो जाएगा, उसको उसकी बुराई करने लगेगा। प्लगिंग सेंसेशन मेंटल लेवल पे भी प्लगिंग सेंसेशन है। किसी की तारीफ करते करते अचानक से उसकी बुराई करने लगेगी, वो प्लग हो जाता है। तारीफ करने का जो मामला है वो प्लग हो जाएगा। इसीलिए एडजस्टेबल का सेंस सेम वही कहानी, अचानक से उसमें प्लगिंग सेंसेशन। इसमें प्लगिंग सेंसेशन इसकी कोर है, जो एक लुक डी सिफर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, कोर डिल्यूजन कॉन्सेप्ट। वो हर मेडिसिन की एक कोर बताते थे, एक मेंटल सिम्टम जिसपे पूरी मेडिसिन रन करती है। तो एनाकार्डियम का जो कोर है वो है प्लगिंग सेंसेशन, उसमें सडनली प्लग हो जाता है। एक ये है, इसमें जैसे ये बात ये ना कि सारे सिम्टम्स खाना खाने से रिलीव नहीं होते इस मेडिसिन में। एनाकार्डियम में हेडेक जो सिम्टम है वो इंटायरली रिलीव्ड बाय ईटिंग। इसमें सारे सिम्टम्स ईटिंग से रिलीव नहीं होते और इसमें इम्पेयर्ड मेमोरी नहीं होते, इसमें सडन लॉस ऑफ मेमोरी होती है। सडन लॉस ऑफ मेमोरी, अगर आप एलन की नोट पढ़ेंगे तो पहला ही सिम्टम मोटे में यही लिखा है कि सडन लॉस ऑफ मेमोरी है। एक सडन लॉस ऑफ मेमोरी, दूसरा इसमें मार्क्ड होता है वीकनेस ऑफ ऑल सेंसेस। ये बच्चे मेडिकल की इकलौती रेमेडी है जिसमें 5 सेंसेस में वीकनेस होता है। एक्टाइल हो, चाहे गैस्ट्रेटरी हो, चाहे वो आपका फैक्ट्री हो, 5 विजन हो, हियरिंग हो, 5 सेंसेस इसमें वीक हो जाते हैं। अगर ऐसा पेशेंट मिले जिसने बताया कि हमारे सारे सेंसेस वीक हो गए हैं
एक सिर्फ अपवाद है कि वो क्लाइमेट्रिक फेज में नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट क्लाइमेट्रिक फीमेल होती है, अगर वो क्लाइमेट्रिक फेज में होती है दौरान सेंसेस अल्टर होते हैं। अगर क्लाइमेट्रिक फेज नहीं है तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट मिले जिसके पांचों सेंसेस वीक है तो ऐसे में वो मेडिसिन श्योरली एनाकार्डियम, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, वीकनेस ऑफ ऑल सेंसेस 2, और तीसरा ईट एंड लीडिंग टू चोकिंग। और इसी तरह प्लगिंग सेंसेशन स्टैटियम में भी है, स्टूल सिम्टम्स में भी प्लगिंग सेंसेशन एनाकार्डियम में, माइंड सिम्टम्स एनाकार्डियम में सिम्टम्स। बाकी थेरेपेटिक सिम्टम्स होते हैं, वाट्स ऑन हैंड है, ये सब तो खैर होता ही रहता है। जी सर। अच्छा, ये ड्यूडेनल अल्सर में खाना खाने से आराम मिलता है, तो क्या इसमें एनाकार्डियम नहीं दिया जाता है? इसमें एनाकार्डियम इंडिकेटेड होती है? होम्योपैथी के अगेंस्ट है। अच्छा, ये तो होम्योपैथी के सिद्धांत के लिए अगेंस्ट है। ये नहीं मतलब हमारा है, इसमें सिम्टम मिलते हुए अन्य सिम्टम भी इम्पोर्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, इसीलिए तो आर्गेनान की जरूरत है। कलेक्शन ऑफ सिम्टम, हर सिम्टम को थोड़ी ना सिलेक्ट करना है। सिम्टम तो ढेर सारे कलेक्ट करते हैं केस टेकिंग के दौरान। वो सिम्टम कलेक्ट करना है जो अनकॉमन पिक्यूलियर हो। अगर किसी मेडिसिन का जो कॉमन सिम्टम है, जैसे ब्राइनिया का एक सिम्टम होता है गोरमान, वो बहुत भूखड़ होता है, अच्छे खाने खूब खाता है, खूब खाना चाहिए, उसका भूखड़ होता है गोरमान। लेकिन डायबिटीज है तो उसमें उसका तो कॉमन सिम्टम है, तो कॉमन सिम्टम नहीं पिक करना है किसी भी मेडिसिन का, वरना वो जो कॉमन सिम्टम पिकिंग सिस्टम होता है वो जो 6 ऑब्जर्वेशन है केंट का, जिसमें हमको सिर्फ पैलिएशन करना होता है, उसमें कॉमन सिम्टम्स पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि हमको सिर्फ पैलिएशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी में इरिवर्सिबल चेंज हो चुके हैं जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं। मेडिसिन से होम्योपैथी में एक लिमिट है कि जो अगर ग्रॉस एनाटॉमिकल चेंज हो गया है तो हम उसको फिर रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इसको कहता है कंपनसेटरी क्योर। कंपनसेटरी क्योर का मतलब हम उतना ही करें जितना से पेशेंट का काम चल जाए, पैलिएट करें, सप्रेस न करें, एटलीस्ट पैलिएशन से काम चल जाए। उसके लिए इन कॉमन सिम्टम्स पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसको बोरिक कहते थे कि बेसिक सिम्टम्स। बोरिक के सिर्फ 2 ही सिम्टम है, एक उन्होंने कहा कि बेसिक सिम्टम है, दूसरे डिटर्मिनेट सिम्टम्स। जो बेसिक सिम्टम्स हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि अगर कहीं पैलिएशन करना हो तो हमारे पास क्या ऐसा तरीका है कि हम ये मेडिसिन पैलिएशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेडिसिन क्योर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कही जाती है ना कि अब हमको इसमें इस 6 अगर ऑब्जर्वेशन है इसमें हमको सिर्फ पैलिएशन कर सकते हैं पेशेंट का, तो पैलिएशन कैसे करें? मेडिसिन तो वही है, आर्गेनान वही है, रूल रेगुलेशन वही है। अगर पैलिएशन करना है तो उसके लिए हमको मेडिसिन बेसिक सिम्टम्स या कॉमन सिम्टम्स से प्रिस्क्राइब की जाती है, उससे उसको सिर्फ रिलीफ मिलता है। और अगर हमको क्योर करना है तो सेम केस में सेम वेरी केस है, लेकिन उसमें हम फिर अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम को पिक करते हैं। इसीलिए अगर ड्यूडेनल सिम्टम है, जिसको कि हंगर पेन हम कहते हैं, कि पेन जो है या पेन और डिस्कम्फर्ट रिलीव्ड बाय ईटिंग, तो इसमें हम एनाकार्डियम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस बीमारी का कॉमन सिम्टम है। ठीक, डॉक्टर सुनील जी कुछ आप बताएं, किसी मेडिसिन के बारे में, कोई आप अपना अनुभव ही बताइए, एक कोई केस का। के बारे में नहीं कुछ। हाँ सर जी, हेलो। हाँ, कोई केस का इसमें अभी हम कोई कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें सर कोई कमेंट्स नहीं कर पाएंगे अभी। अच्छा, नहीं कर पाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी सर। हाँ, किसी मेडिसिन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम? सर अभी जैसे आपने ये पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताया था कि पास्ट हिस्ट्री हम लोग पूछते हैं, इसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बताएं। पास्ट हिस्ट्री कई चीजें हमें बता देती है। जैसे अगर हमें पास्ट हिस्ट्री में ये मिल रहा है कि बंदे को कैलकुलाई हुआ था, मतलब रीनल स्टोन हुआ था, तो इससे हमें ये भी एक चीज पता चलती है कि उसका साइड कौन सा है। जैसे पूरी जब हम लोग रिपर्टराइज करते हैं किसी केस को, तो हम लोग उसमें एक साइड भी लेते हैं कि कौन सा साइड का बंदा है, ये राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड है। तो पास्ट हिस्ट्री से एक चीज हमें ये भी पता चलती है
बोल रहा है कि बंदे की साइड क्या है। एक राइट साइड ये हो गया। दूसरी चीज, जैसे को अगर कैलकुलाई का केस है या 8 का कोई केस उसको रहा है पास्ट हिस्ट्री में, तो हमें ये जानकारी मिलती है कि बंदा एक्चुअल में साइकोटिक ही है, उसका मियाज्म जो है साइकोसिसनेस उसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, एक चीज ये सर पता चलती है पास्ट हिस्ट्री में, अगर हमें इपिस्टैक्सिस मिलता है, नाक से खून आना, या हेमरेज की कोई टेंडेंसी मिलती है, ब्लीडिंग पाइल्स हुआ है या इस टाइप से, तो हमें फिर ये मिल जाता है कि उसकी डायथिसिस जो है वो हीमोरेजिक वाली है। मतलब उसकी जो रेमेडीज आएंगी उस टाइप वाली आएंगी, फास्फोरस हो गई या हेमामिलिस हो गई या इस टाइप से कोई मतलब हीमोरेजिक टेंडेंसी वाली दवाई इसकी बनती है। या फिर पास्ट हिस्ट्री में जैसे हमें स्किन की प्रॉब्लम उसकी मिल रही है, स्किन की प्रॉब्लम मिल रही है, जैसे उसको पूछते हैं हम लोग कि जैसे आपको पास्ट हिस्ट्री में कोई स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, तो वो बताता है कि हमें बचपन में अक्सर फोड़े फुंसे हुआ करते थे। तो एक चीज यहाँ से ये हमें मिल जाता है कि इस बंदे की जो टेंडेंसी है, हो सकता है कि इसने कई एंटीबायोटिक्स खा करके या रॉन्ग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर के स्किन इरिटेशन उसका सप्रेस किया गया हो। एक ये हमें उसकी पास्ट हिस्ट्री से मिलता है जी। और भी पास्ट हिस्ट्री में जैसे एक कोई बीमारी हो, हमें पता चला कि उसको जॉइंटिस हुआ है, तो मैनी टाइम्स हमें तो ये पूछना पड़ता है कि आप लीवर की या कोई जॉइंटिस तो नहीं हुआ था, तो पेशेंट बताता है हाँ हमें ऐसा हुआ था, और डॉक्टर साहब तब से जो है हमको कभी भी फीलिंग वेल की मतलब अच्छा हमने महसूस नहीं किया। तो लिपर्टी में बड़ा अच्छा रूब्रिक पड़ा हुआ है, सिंस वेल नॉट फीलिंग, ऐसे करके एक रूब्रिक पड़ा हुआ है कि मतलब उस बीमारी के बाद से उस बंदे ने उसने अच्छा फील नहीं किया। इसमें अच्छी दवाई काम करती है कि अगर जॉइंटिस के बाद अगर कोई आपको या कोई लिंगरिंग कोई बीमारी हुई है और उसको फिर लिंगर कर रहा है कि मतलब कभी ठीक होता है कभी नहीं ठीक होता है, तो कोई भी लिंगरिंग किसी भी चीज किसी भी बीमारी की अगर है तो फिर हम लोग कार्बोवेज के बारे में एक बार सोचते हैं कि लिंगरिंग किसी भी डिजीज की लिंगरिंग हो। एक चीज ये है सर, ये पास्ट हिस्ट्री हमें क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये पास्ट हिस्ट्री जैसे कहाँ से बीमारी की आई है कि मियाज्म कहाँ से आया है, सोरा, फिर साइकोसिस, फिर सिफिलिस की मियाज्म कहाँ से आ रहा है, तो पास्ट हिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये चीज सर थोड़ा सा बताना चाह रहे थे। यही है सर। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर डी कुमार जी, कुछ आप अपना अनुभव बताएं। हाँ बताएं सर। आपके देखिए मेंस का प्रॉब्लम है, बॉडी में दर्द है, कपार में दर्द है, गला में जलन है, वेट चला हुआ है, वेट आपका जो है ज्यादा है। डॉक्टर डी कुमार जी, म्यूट है आवाज। घबराहट सी लगती है और अचानक से, हाँ मुझे अचानक से एसी भी चलता है लेकिन एकदम से मुझे पसीना होता है। थोड़ा सा नॉर्मल होगा। अरे केस बताएं। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आई सर? हेलो, आवाज आई सर? आ रही आई? आ रही आ रही है सर। एक आ रही आवाज। सर ठीक, एक एनाकार्डियम का केस बताते हैं सर। हेलो, बताएं। हाँ बोलिए। एक पेशेंट था, उसको लेफ्ट लेग पे एक हाइपोपिगमेंटेशन का पैच था, एक लगभग 3 सेंटीमीटर का एक उसको हाइपोपिगमेंटेशन का पैच था, और उसने इसका एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो होता है लेप्रोसी के लिए वो ले चुका था, ऑलरेडी वो ले चुका पेशेंट था। लगभग 3 सेंटीमीटर का एक पैच था। तो वो उसको जब हमने देखा तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स तो खतरा थे ही, तो उसमें एक चीज थी कि उसमें हाइपोस्थीसिया था। जब उस पैच को आप टच करिए तो उसको सेंसेशन बहुत कम होता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, इसी से हम कंफर्म करते हैं कि हाँ ये जो पैच है हमारा ये सिफिलिस है या सिर्फ ये ल्यूकोडर्मा का पैच है।
तो हमने कहा कि चलो ठीक, वहाँ पे के बाद हमने जब चेक किया तो वहाँ बहुत ज्यादा कम था, लेकिन और पूरे शरीर में उसको जो टेक्टाइल सेंसेशन था वो बहुत कम था, उसका टच का सेंस बहुत कम था। अगर उसको बहुत रगड़िए पूरे शरीर पर तभी उसको पता चलता था कि हाँ हमको कुछ है। इस सिम्टम से हमको लगा कि ये वीकनेस अब टेक्टाइल सेंसेशन इसमें काफी है। तो यहाँ से हमारे दिमाग में एनाकार्डियम आई, और उसके बाद जब हमने चेक किया तो उसमें जो खाना खाने वाला सिम्टम था, तो उन्होंने बताया उनके वाइफ ने, इस तरह विदिन 2 to 3 मिनट खाना खा जाते हैं और निकलते ही नहीं, फटाफट पानी पीते, बीच में कभी कभी फंस जाते हैं, ऐसी दिक्कत होती है इनको। और अगर ये खाना न खाए तो इनकी हालत खराब हो जाती है, होने लगता है। तो इस पेशेंट को फिर हमने जो है एनाकार्डियम प्रिस्क्राइब किया था 10 ml की एक डोज, और लगभग 1.5 से 3 महीने के अंदर में वो पैच पूरा क्लियर हो गया। कितने दिन इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस वेरी गुड, तो बहुत आपने बढ़िया। एनाकार्डियम ओरिएंटेल दिया था जी जी, एनाकार्डियम ओरिएंटेल 10 ml की, या एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल? नहीं एनाकार्डियम ओरिएंटेल। अच्छा तो ये स्मेल बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर अब डॉक्टर मृगांक तमाम श्रीवास्तव किया कहाँ जाए। गए? हाँ अच्छा सर। जी जी अच्छा, क्या फिर ओके सर। और कोई बाबा बाद में आइएगा, करें? जाइए। और कोई? नहीं तो अरे सिंपल सिम्टम से जो है मेडिसिन के कोई बता सकते हैं ऐसे ही। हाँ जैसे बताएं आपने बताएं कहा बताएं कि सर। सर बेलाडोना में, हाँ बेलाडोना में जो है इसका बर्निंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, हाँ हाँ रेडनेस होती है, डिलीरियम होता है, स्पाज्म होता है। जी। और इसका एक पिकुलियम सिस्टम ये है कि ठंड से रोगी हो जाने पर भी उसके रोग में जलन बढ़ोतरी होती है। जी, जी और मतलब मुंह और गले का सूखापन होने पर भी इसको पानी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। चिली नेचर की होती है, हम्म और लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। हिलने डुलने सीन और से तेजी से बढ़। ठीक। सर ये पल्सिटिल्ला में भी है ना, सूखा गला होगा पर प्यास नहीं लगेगी। हाँ हाँ हाँ, पल्स में नहीं होता, उसको प्यास नहीं होती है। ये पल्सटिला में भी है कि ड्राइनेस विदाउट थर्स्ट। विदाउट थर्स्ट, उसमें कोई भी हर उस बीमारी में थर्स्टलेस होती है ना। हाँ हाँ ठीक। अच्छा एक चीज है, हाँ, चीज ऐसा है जिसके लिए हम आपको अच्छा। पूछेंगे, उसको मैं डॉक्टर अनुपमा कौशिक जी से कहेंगे कि कुछ किसी मेडिसिन के बारे में सिम्टम बताएं। पल्सिटिल्ला के बारे में? हाँ पल्सटिला के बारे में बताइए। पल्सिटिल्ला को वुमेन्स रेमेडी कहते हैं, और इसका मेन सिम्टम है वीप इजीली, मतलब बिना रोए कोई बात ही नहीं कर सकती है। कोई सिम्टम पूछेगी जब रोएगी तभी बात करेगी पहले। और फील्स बेटर बाय कंसोलेशन, अगर आप इसको समझाएंगे कि इसको नहीं ठीक हो जाएंगी आप, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो और उसको और दिक्कत होगी। जब उसको बोलेंगे, उसको कंसोल करेंगे तब उसको आराम मिलेगा। उसको कंसोलेशन से ही उसको आराम मिलता है। हाँ ठीक। और इसका है कि सिम्टम्स एवर चेंजिंग, इसके सिम्टम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। गुड। और पेन में भी सिम्टम है इसका, मेंसेस में सिम्टम है, कोई भी एमसी में इरेगुलरिटीज होंगी उसके लिए पल्सिटिल्ला हम दे सकते हैं, चाहे डिस्मेनोरिया हो, चाहे एमेनोरिया हो, कुछ भी हो। चेंजेबिलिटी होती है इसमें, चेंजेबिलिटी, चाहे वो मेंसेज में हो, चाहे डायरिया में हो, या कहीं भी हो, लिकोरिया में हो, या कहीं भी लेडीज में चेंजेबिलिटी होती है। या पेन का साइट भी अगर लोकेशन भी शिफ्ट कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उसमें भी इसको। हाँ नेक्स्ट। वन पार्ट टू अनदर पार्ट इसका सिम्टम होता है पेन में, पेन शिफ्टेड बाय वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऐसा। और
और थर्स्टलेसनेस विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स में थर्स्टलेसनेस होती है इसकी। ये इसका पेक्यूलियर मुझे समझ में आया। कुछ और हो तो बताइए। थर्स्टलेस with dryness of mouth या throat, ड्राइनेस ऑफ माउथ, सवेरे सवेरे उठेगी तो ड्राइनेस ऑफ माउथ रहेगा, बट उसको पानी पीने की इच्छा नहीं होगी। और इसमें भी सुसाइडल टेंडेंसी पाई जाती है। सुसाइड करने की सोचती है, सब खत्म हो गया, अब खत्म, मर जाते हैं, लेकिन उससे डरती है कि नहीं कर नहीं सकती है वो सुसाइड, सिर्फ सोचती है उसके बारे में। ये भी इसका एक सिम्टम मैंने देखा था। और लेबर के लिए भी, लेबर पेन जब महिलाओं में होता है, अगर पेन नहीं हो रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसको हम दे सकते हैं उस टाइम 15-15 मिनट पे चाहे तो 30 में, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। और सही है। और रोगी को ठंडी चीजें मार्च से बहुत हर्ट, उनको समझ लेने से क्लियर हो जाएगा। मार्च से बहुत हर्ट, बहुत ज्यादा बहुत बुरी लगी। अब मुझे लगता है अब जो है, और रोगी को इसमें ठंडी चीजों से आराम आता है, लेकिन गर्म चीजों से उसको एग्रावेशन होता है। और इसमें एक सिम्टम और मैंने पढ़ा था कहीं कि दूध से बनी कोई भी चीज खाने से अगर बदहजमी हो जाए किसी को तो बहुत बढ़िया सिम्टम है ये। हम उसे टिला दे सकते हैं, कुछ भी दूध से जी। ये हम किसी के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे ओनली फीमेल के लिए नहीं, किसी को भी चाहे दे सकते हैं कि दूध से बनी कोई भी चीज, इवन दूध लेगा, पनीर लेगा, खोया ले, कुछ भी ले, अगर उससे आप ऑयली चीजें, फैटी चीजें, ऑयली चीजें, रिच डाइट के लिए, रिच डाइट के लिए है, लेकिन दूध के स्पेशली कहीं मेंशन मैंने पढ़ा था इसके बारे में। अच्छा, गुड। बस इतना ही है। तो लगभग सबके विचार हो गए, तो समाप्त किया जाए। सर पल्सेट्ला का थोड़ा डीडी से समझ लीजिए। हाँ, बताएं। सर पल्सेट्ला में जैसे अगर आपको सिम्टम पल्सेट्ला के मिल रहे हैं, हॉट है, थर्स्टलेस है, मिल्क एग्रावेशन है, तो और सर पल्सेट्ला नहीं जा रही है थोड़ी देर के लिए, कि मतलब जैसे पल्सेट्ला जैसी लग रही है और चिली है, बेसिकली चिली है, देन सर हम लोग सोचते हैं नेट्रम कार्ब के लिए। अच्छा, गुड। पल्सेट्ला जैसे सर लग रहा है, दूध का हिसाब, दूध को दिक्कत कर रहा है, नेट्रम कार्ब आती है सर, उसका भी एसिमिलेशन अच्छा नहीं होता है। सेकेंड चीज, अगर थर्स्टी की जगह, थर्स्टलेस की जगह थर्स्टी है, मतलब चिली थर्स्टी है और सब कुछ पल्सेट्ला जैसा है, तो सर कल्केरिया कार्ब के लिए हम लोग सोचते हैं। कल्केरिया कार्ब और पल्सेट्ला ये दोनों सर बड़ी सिमिलर आती हैं, तो देखने में बड़ा इसमें दिक्कत करता है। तो सर सब कुछ मिल रहा है, लेकिन चिली है, अगर चिली है, थर्स्टी है और पल्सेट्ला जैसा सिम्टम आपको दे रही है, तो सर फिर कल्केरिया कार्ब के लिए हम लोग सोचते हैं। और जैसे इनको जो बोलिए, जैसे इसका जैसे ये जो मिल्क वाला सिम्टम है, तो इसको मिल्क, ये दूध की बनी हुई चीजें जैसे मलाई वगैरह, पेस्ट्री वगैरह पसंद है, लेकिन इसको वो पचा नहीं पाती है। डिसएग्री बोलते हैं इसको। अच्छा सर, मतलब खाना पसंद करती है लेकिन पचा नहीं पाती, नुकसान नुकसान कर जाता है, ये वाली चीज है। डिसएग्री वाली। बहुत सुंदर। ये सर है और साइक्लामेन, हाँ साइक्लामेन एक रह गई है। यस, साइक्लामेन में क्या है डॉक्टर आदर्श? अगर सर ये पल्साटिला में सारे सिम्टम पल्साटिला के हैं, थर्स्टलेस भी है, अगर हॉट थर्स्टलेस पल्साटिला, चिली थर्स्टलेस पल्साटिला मिले तो उसको हम साइक्लामेन देते। तो साइक्लामेन, कैलकेरिया कार्ब और नेट्रम कार्ब के साथ हम देते हैं पल्साटिला। एक और मेडिसिन इसमें रह जाती है पल्साटिला के साथ, जिसको कहते हैं बोविस्टा, बेराइटा सल्फ, ये दो और दवाइयां इसके साथ मिलती हैं, वो मेंटल सिम्टम्स पे उनका डिफरेंशिएशन है, बोविस्टा और बेराइटा सल्फ पे। तो बोविस्टा, बेराइटा सल्फ, साइक्लामेन, नाइट्रम कार्ब, पल्साटिला और एक कैलकेरिया कार्ब, ये दवाइयां आसपास होती हैं। कुछ सिम्टम्स में लैक्सिस के साथ भी इसका डिफरेंशिएशन होता है,
लैकेसिस के साथ भी पल्साटिला का डिफरेंशिएशन है। फिर उसमें पल्साटिला में एक सिम्टम होता है कि ये हॉट